एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने आरआरबी, एनटीपीसी और साथ ही रेलवे ग्रुप डी का जीके का महासंग्राम का इस सीरीज़ का भाग 2 लेकर। इसमें हम बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में जो भी प्रश्न जीके के पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो प्रश्न लेकर हम हाजिर है। ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये जितने भी इस सीरीज में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सभी पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों, रेलवे में पूछे गए, ग्रुप डी में पूछे गए हों, वो सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस सीरीज़ का हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो। साथ ही इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल विज्ञान का सामाजिक रेलवे विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है, उसका पहला वीडियो आप लोग के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। वो वीडियो भी आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी वो प्रश्न कराया जाए जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का आज का दूसरा भाग। अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा सेशन का पहला क्वेश्चन के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? किसकी? लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? और इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, यहाँ रजिया सुल्तान होगा, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन से शासक को लाल बक्स की उपाधि दी गई थी? तो ये दिया गया था ऑप्शन 4 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। मैं जब तक ऑप्शन पढ़ूंगा, आप अगर ऑप्शन पढ़कर इसका कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ये चूँकि लाइव प्रीमियर है तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। मैं चेक करता हूँ कि कौन सा आंसर सही है, मैं इसे कमेंट बॉक्स में देखता भी हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि आंसर क्या है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का आंसर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? क्या? कुतुब मीनार। चलिए, इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा शासक था जिसने कुतुब मीनार को क्या किया था? पूरा करवाया था। पूरा किसने करवाया? ये करवाया था ऑप्शन 2 इल्तुतमिश ने। चलिए, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मीनार बनाने की शुरुआत की थी, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन अंत में इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 3, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? वह कौन सा शासक था जिसका सुल्तान पोलो खेलते हुए हो गई थी? और वह कहा जाता है कि वो घोड़ों से गिरकर उसकी जब वो पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। वो कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी? वो था ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा रजिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश की, यहाँ इल्तुतमिश होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या बलबन की। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी ऑप्शन 1 इल्तुतमिश की। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ गया था? किस जर्नल को छोड़ गया था? कौन? मोहम्मद गोरी। ऑप्शन है नसरुद्दीन, इल्तुतमिश,
कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। तो मोहम्मद गोरी किसको छोड़ गया था? जो वह मोहम्मद गोरी जो ही प्रदेश को जीता था उसको देखभाल के लिए किसको छोड़ गया था? तो वो छोड़ गया था ऑप्शन 3 कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी 6 का ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत उसका राजकाल कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था 1526 ईस्वी में, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? कौन? बलबन। ऑप्शन है नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। तो दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन किसका सुल्तान था? तो ये था नसीरुद्दीन का। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं को पर आक्रमण किया था? और इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इल्तुतमिश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? और इसके ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बलबन। बलबन को चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। किसको? बलबन को। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मदुरई एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन है खिज्र खां, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मलिक काफूर। मलिक काफूर मदुरई से दिल्ली तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला जनरल था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ऑप्शन है मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला। तो कौन था? तो ये था तुर्क। दिल्ली का जो खिलजी सुल्तान था वो तुर्क का था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? वह सुल्तान कौन था जिसके काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किया गया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो कौन था जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया? वो था ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर, क्या स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? कौन था जो स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। तो कौन था वो? वो था ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 15, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई थी, किसने बनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोधी ने। तो ये किसने बनाई थी जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था? तो ये बनाया था ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? ऑप्शन है कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 दर्शन में।
यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या बलबन के। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? वो कौन सुल्तान था? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। कौन? फिरोज तुगलक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 19। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोधी को। तो वो कौन था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? वो कौन सा सुल्तान था? वो सा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोधी वंश। तो कौन सा सुल्तान था, कौन सा वंश था, किस वंश ने ऐसा शासन किया सबसे ज़्यादा दिल्ली के गद्दी पर? वो किया था तुगलक वंश ने, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए सबसे अधिक ये शासन किया था तुगलक वंश। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन है वह विच्छिद था, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, या उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, या उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह किस कारण से था? तो वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? वो कौन था शासक था जो सिंचाई तथा लोक निर्माण पर कार्य दिया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो ये था ऑप्शन 3 फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर सबसे पर्याप्त ध्यान दिया था। कौन? फिरोज तुगलक, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या ख्रीज खां। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था ऑप्शन 3 बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आपको बता दें कि ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके का सीरीज महासंग्राम चलाया जा रहा है। इसमें अभी हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि 25 क्वेश्चन जो कराया जा रहा है वो सही है, या इस क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया जाए, इसको 50 कर दिया जाए। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया जाए, 25 से 50 किया जाए, तो हम 50 अगला जो वीडियो आएगा हमारा, इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे जीके का, और शानदार क्वेश्चन होगा, वो सभी पूछे गए क्वेश्चन होंगे। साथ ही भौतिक विज्ञान का अभी सीरीज चल रहा है, विज्ञान का सीरीज में भौतिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि क्या इसमें जीके महासंग्राम में
25 क्वेश्चन ठीक है या 50 क्वेश्चन किया जाए। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि नहीं सर अब 50 क्वेश्चन कराया जाए इसमें, तो हम अगले वीडियो से 50 क्वेश्चन लाएंगे। चलिए देखते हैं आज का अंतिम और ये 25वां प्रश्न है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि 25 क्वेश्चन ही सही है या 50 क्वेश्चन चाहिए। अगले जो वीडियो से वो 50 क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। एग्जाम द्वार चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए पेड कोर्स शुरू किया गया है। इसके लिए आपको 299 का पेमेंट करना होगा। बाकी डिटेल आपको आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हमें व्हाट्सएप नंबर से आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, उसके बारे में डिटेल पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें कि इसमें आपको हर महीने का पीडीएफ करंट अफेयर्स का दिया जाएगा। साथ ही आपको सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। मैथ, जीके और रीजनिंग की सभी क्लासेस लगाई जाएंगी। साथ ही आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। एक्सटर्नल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट जो भी होगा वो दिया जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।